हेलो एंड वेलकम टू ऑफ एयर ओरिजिनल्स। मैं हूं आरजे सिमरन। अपनी इस पॉडकास्ट में हम नेचुरली रेडियो की पावर की तो बात करेंगे ही करेंगे, बिकॉज आई एम इन लव विद रेडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट सोशल मीडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको जानने की कोशिश करेंगे थ्रू ओरिजिनल एको। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 12 नवंबर 1947 आइकॉनिक डे है रेडियो की हिस्ट्री में। ब्रॉडकास्टिंग हाउस में द वन एंड ओनली एड्रेस टू द नेशन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। क्या बोला था, क्यों किया था, ये कहानी तो आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला है रेडियो इज शक्ति, पावर है, स्ट्रेंथ है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, ही इज अ सेलिब्रेटेड ऑथर। बहुत सारी उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जिन पर वेब सीरीज भी बनी हैं। वो एक स्पीकर हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और रेडियो के बारे में शायद आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। आई हैव बीन रीडिंग हिज रीसेंट बुक आकाशवाणी अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज। आई नो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूं, बट प्लीज लेट मी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नीलेश कुलकर्णी। थैंक यू सो मच। आपने अपराइजिंग लिखी दादरा एंड नगर हवेली आज से कई साल पहले। आज की करंट में भी हम बहुत जगह अपराइजिंग्स देख रहे हैं। आपकी अपराइजिंग में आपने मेंशन किया है कि लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अहम कंट्रीब्यूट किया था। आज की अपराइजिंग में भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट डू यू थिंक इट्स द सेम लेवल एंड द सेम फीलिंग एंड द सेम इमोशन? देखिए, आज की तारीख में जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, दो लेवल पे हो रही हैं। एक वो हो रही हैं जो नॉर्मली हमें सोशल मीडिया पर दिखती नहीं, और वो हो रही हैं जो केवल सोशल मीडिया पर ही दिखती हैं। तो दो तरह की हैं। और जो सोशल मीडिया पर दिखने वाली अपराइजिंग्स हैं, उनका शायद मुझे बहुत बार आउटरेज बड़ा मैन्युफैक्चर्ड सा लगता है, जो सिर्फ व्यूज़ के लिए आउटरेजियस थिंग्स कह देना, आउटरेजियस चीज़ों के बारे में प्रोटेस्ट कर देना, ये सब उसी लिए होता है। इसीलिए उनकी शायद वो डेप्थ ऑफ कमिटमेंट मुझे नहीं मिलती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत ही नहीं समझते, अपने काम को ही वो वर्शिप करते हैं। जिस तरह मेरे अपराइजिंग में की किताब में 375 पुर्तगाली सेनानियों के खिलाफ केवल 23 लड़के 18 से 23 साल के बीच के या 26 साल के बीच के लड़े थे, और जिस दिन उन्होंने उन 375 सेनानियों को वहाँ से भगा दिया और दादरा नगर हवेली को 1954 में आज़ाद कराया, बाद में उन लोगों ने सारी पावर वहाँ के जो लोकल सरपंच थे उनको दे दी और अपने अपने घर चले गए। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मुझे इसमें कुछ हिस्सा मिल जाए, या मैंने ये किया है तो मैं यहाँ से क्या लेकर जाऊँगा। उस तरह की डेडिकेशन आज भी लोगों में है, लेकिन वो लोग शायद सोशल मीडिया पर नहीं आते हैं। सो नीलेश जी, ये जो आपने अभी सेलिब्रिटीज़ का रोल यहाँ पर बताया है, यू मीन यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट, राइट? क्योंकि आप कुछ अच्छा काम करना, सोशल कॉज करना, किसी का भला करना, ये बहुत फैशन में आ गया है। इज दैट व्हाट यू मीन? सफाई का आप अभियान अपनाइए, झाड़ू सैनिटाइज करा के हाथ में पकड़कर एक मैन्युफैक्चर्ड से कूड़े के ऊपर उसको चलाइए और थोड़ी देर बाद कहिए कि हमने देखिए अभियान किया। ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है ना, लेकिन रूट लेवल पे कितने लोग काम कर रहे हैं? और जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं वो उन लोगों में नहीं है जिनको हम देखते हैं। वो चुपचाप अपना काम किए जाते हैं, अपना आउटपुट डिलीवर करते हैं, और डिलीवर करके अपने अपने जगहों पर वो गुम हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो पूरे इकोसिस्टम को चलाए हुए हैं, ना कि वो लोग जो सैनिटाइज झाड़ुओं से सैनिटाइज कूड़े पे हमला करते हैं 5 मिनट के लिए। ओके, सो हियर नीलेश जी, जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड, एंड दैट इज योर बुक। आई टोटली लव्ड इट, आकाशवाणी अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज। मतलब कितनी मेहनत की, कितना काम किया होगा आपने। व्हाट कैन बी मोर ऑथेंटिक देन दिस? देखिए, अभी भी क्रेडिबिलिटी रेडियो की बहुत ज़्यादा है। उनमें भी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कोई कमर्शियल कंसिडरेशंस नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारी जो एक डिवोशन, डेडिकेशन है, वो केवल सच्चाई और ठीक तरह से खबर पहुँचाने पे है। तो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल इंडिया रेडियो ही है, और रेडियो ही है जिसके अगेंस्ट बाकी सबको कंपेयर किया जाता है। एक उदाहरण के तौर पे, जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो उस समय 3 बॉम्ब ब्लास्ट की खबर ऑल इंडिया रेडियो ने दी। उस समय सारे के सारे प्राइवेट चैनल्स इस बात को कह रहे थे कि चौथा भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है,
और इस समय ऑल इंडिया रेडियो में मेरे एक मित्र थे जिन्होंने मुझे ये बात बताई। वो भागकर अपने एडिटर के पास गए और उन्होंने जाकर उनसे ये कहा कि चौथा बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया, हम क्यों 3 पर अटके हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक हमारा ऑन द ग्राउंड पर्सन हमें ये रिपोर्ट नहीं देगा तब तक हम उसको 3 ही कहेंगे। और वो 3 ही बॉम्ब ब्लास्ट थे। और थोड़ी देर बाद सारे बाकी चैनल्स ने, इंक्लूडिंग टेलीविजन चैनल्स ने, प्राइवेट चैनल्स ने अपनी खबर बदल दी और वापस रेडियो के स्टैंडर्ड पे आ गए। तो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड रेडियो ही है। बिल्कुल सही कहा आपने नीलेश जी। और इस बॉम्ब ब्लास्ट से ना मुझे याद आया, मैं तब रेडियो सिटी में थी जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एंड आई रिमेंबर सैटरडे को हुआ था, शाम को हम लोग घर चले गए थे, फिर हमें फ़ोन करके बुलाया गया। वी वेंट बैक टू द स्टेशन एंड थ्रू आउट ये डर बना हुआ था कि अब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा, अब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा। एंड ऑल द टेलीविजन स्टेशंस दे वेंट क्रेजी, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहाँ हो गया। बट वी वर अंडर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि जब तक एकदम क्लैरिटी ना मिले तब तक आप किसी बॉम्ब ब्लास्ट की बात नहीं करेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 12 साढ़े 12 बजे मैं शो कर रही थी, मुझे एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं, उनका फ़ोन आया एंड ही सेड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस रेडियो स्टेशन कि आप फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं। एंड यू नो इट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट वैलिडेशन फॉर अस। मतलब मेरे पर्सनली, मेरे लिए नहीं, बट एक मीडियम के लिए अगर आपको ये बात कही जा रही है तो ये अमेजिंग। और एक और फ़ोन कॉल आया था मुझे, चंडीगढ़ का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, उसके जो एडिटर हैं ढिल्लन साहब, वो ट्रैवल कर रहे थे, वो वापस जा रहे थे चंडीगढ़ एंड ही वाज लिसनिंग टू द शो एंड नेक्स्ट डे ही सेंट मी अ मेल टू द रेडियो स्टेशन एंड ही सेड आई एम प्राउड ऑफ ब्रॉडकास्टर्स लाइक दीज who don't pander to local opinion की सेंसेशनलिज्म फैला दें। तो यस, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर ऑथेंटिक न्यूज़ की बात की जाए तो रेडियो को कोई बीट नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक अमीन सयानी साहब यूज्ड टू एंकर दिस शो। तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट यू हैव टू कंपेयर बिनाका गीतमाला द ओरिजिनल काउंटडाउन टू द थाउजेंड्स ऑफ प्लेलिस्ट जो अब ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, पॉडकास्ट में आ जाती हैं, तो आपको क्या ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा? या फिर यूँ कहें कि बिनाका गीतमाला की कितनी झलक इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले झलक से पहले रीच की बात कीजिए। वो एक ऐसी चीज़ थी कि जब अमीन सयानी जी वहाँ से भाइयों और बहनों कहते थे तो पूरा भारत रुक जाता था थोड़ी देर के लिए। सब लोग ध्यान से देखते थे, आपस में चर्चाएं होती थी कि ये गाना इस बार आज 6ठे पायदान पे है तो 5वें पे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर गया तो क्यों गया। इस पे लोग खड़े होकर बात करते थे, बहुत ज़्यादा लोग गेस करते थे कि कहाँ गया होगा वो। मतलब इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट लोगों का कितना था रेडियो में, देखिए। उतना इन्वेस्टमेंट आज आप सोशल मीडिया में क्या देखते हैं, हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, भूल जाते हैं, isn't it? So इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट सोशल मीडिया में हुआ क्या है कि प्रॉबेबली उसकी अपने आप की बुराई नहीं है, लेकिन उसमें मैसेज बहुत डाइल्यूट हो जाता है। और एक बात कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो इस समय रेडियो स्टेशन भी तो सोशल मीडिया पर हैं और यूट्यूब चैनल्स जो हैं आकाशवाणी के, वो अपने आप में उनकी इतनी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। और अलग अलग जगह पे न्यूज़ ऑन एयर ऐप हमारा है, उसके बारे में हम बात कर ही सकते हैं। न्यूज़ की इतनी फॉलोइंग है, अलग अलग जो आर्काइव्स में से आइटम्स निकलते हैं रेडियो स्टेशन के या टेलीविजन के, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। और ये सब के सब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर है। तो सोशल मीडिया को हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा सोशल मीडिया एक तरफ और रेडियो एक तरफ। अब रेडियो ने भी सोशल मीडिया को एक जरिया बना के अपना लिया है लोगों के साथ संपर्क साधने के लिए, और अपना दर्जेदार कंटेंट वो उसी सोशल मीडिया से डिसेमिनेट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो शायद फेक न्यूज़ या डाइल्यूटेड न्यूज़ देते हैं या मोटिवेटेड तरीके से केवल एक व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो शायद रेडियो काउंटर करेगा बाय बीइंग द मोस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक थिंग अवेलेबल। तो नीलेश जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी अपनी कोई पर्सनल स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट है? आई थिंक फेसबुक अकाउंट तो है, इंस्टाग्राम भी है, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेयर वी कनेक्टेड। सो नीलेश जी, टेल मी समथिंग। आज जब हम इंस्टाग्राम पर कोई रील बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसका रीच बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, दे आर मोर कनेक्टेड विद सोशल मीडिया। रेडियो में भी हम यही काम करते थे, बट मे बी हमारा रीच उतना ज़्यादा नहीं था। हाउ वुड यू कंपेयर द टू ऑफ देम टुगेदर? व्हाट आर योर पर्सनल थॉट्स? ये मुझे कहा गया जब मैंने ये सवाल सबसे पहले रेडियो की रिसर्च, किताब की रिसर्च के दौरान विविध भारती से संबंधित एक मित्र से पूछा कि क्या आप सोचते हैं कि रेडियो जो है वो आप बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स नहीं बजाते हैं, आप 70s, 80s, 90s, अर्ली 2000s के गाने बजाते हैं, उस तरह के करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जवान लोग इनको सुनते होंगे
या वो सिर्फ स्पॉटिफाई में लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी हिट्स सुनते हैं। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप किसी भी ऐसी गैदरिंग में खड़े हो जाइए जहाँ पे 19, 20, 21 साल के बच्चे हों और एक गाना गुनगुनाने लगिए अपने समय का। थोड़ी देर में वो सारे उस गाने को गुनगुनाते नजर आएंगे। और ये मैंने 5 जगह किया और 5 जगह ये हुआ। तो उन्होंने कहा अगर ये लोग रेडियो नहीं सुन रहे तो ये गाने उन्होंने कहाँ सुने? तो ये लोग गाने सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ऐसा गलत है। ये मैं जब कहता था ना कि मैं आकाशवाणी पे किताब लिख रहा हूँ, तो सब लोग ये कहते थे हाँ व्हाट अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप। तो इट्स नॉट अ नेसेसरली अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप। ये आज की भी सच्चाई है, आज भी लोग रेडियो सुनते हैं और आज भी लोग आकाशवाणी भी सुनते हैं। और आकाशवाणी के जो इस समय आज की तारीख में रीच है, वो रीच शायद किसी और मीडिया की भारत में इस समय नहीं है। Brilliant. I think I completely agree with you. Okay, now I'm going to go back to your book, आकाशवाणी, A Century of Stories. आपने अपनी किताब में भी बताया और हम सब जो रेडियो वेटरन्स हैं, हमें पता है कि जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तो इट वॉज नॉट एन एंटरटेनमेंट मीडियम। रेडियो को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का जरिया माना गया था, बल्कि यहाँ तक कि पॉपुलर म्यूज़िक को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। ये माना जाता था कि रेडियो एक बहुत ही प्योर मीडियम है और उसमें सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक चलेगी, तो सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक होती थी। न्यूज़ और कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तभी बिना का गीतमाला पॉपुलर होने लगा रेडियो सिलोन में, एंड ऑल इंडिया रेडियो रियलाइज्ड कि भाई वी आर मिसिंग आउट। अगर पॉपुलर म्यूज़िक हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो पॉपुलर म्यूज़िक इंट्रोड्यूस हो गई। सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है, वॉज दिस अ बिजनेस कॉम्प्रोमाइज और वॉज इट अ कल्चरल डिग्रेडेशन? देखिए, सबसे पहली बात, वो शुरू के दिनों में रेडियो को ऐसा बड़ा डिग्निफाइड माध्यम नहीं समझा जाता था। उसका कारण ये था कि उस समय कोई भी क्लासिकल म्यूज़िक का कलाकार भी रेडियो पर गाकर खुश नहीं होता था या रेडियो पे बजा के नहीं खुश होता था। उसका मूल कारण ये था कि क्लासिकल म्यूजिशियंस को सबको यही आदत थी कि समय के बंधन में रह के कहीं भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं देनी। खुल के एक राग का आलाप है तो चलता ही जा रहा है। यहाँ उनको कहा जाता था 45 मिनट में ख़त्म कीजिए या 30 मिनट में ख़त्म कीजिए। तो पंडित जसराज जी ने बड़ी फेमसली एक जगह कहा कि गाना हमें पहले भी आता था, लेकिन समय की सीमा में रहते हुए गाना हमें रेडियो ने सिखाया। इतनी बड़ी बात उन्होंने रेडियो के लिए बोली थी। तो लेकिन इससे पहले कि ये सब लोग, इसकी मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं। जैसे एक सारंगी वादक थे, तो जो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो 10-10 मिनट में अपनी जगह बदल रहे थे स्टूडियो में। तो उनको पूछा गया क्यों, तो कहते मुझे कह के भेजा था कि अगर मैं 15 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठूंगा तो ये माइक जो है मेरी सारी ऊर्जा खींच लेगा और उसके कारण मैं दोबारा कभी बजा नहीं पाऊंगा। तो जगह बदल रहे थे ताकि माइक कंफ्यूज हो जाए कि ये वही इंसान है कि दूसरा इंसान है और सब उससे बात की जाए। तो एनीवेज, तो उस समय क्या था कि किसी भी क्लासिकल कलाकार को रेडियो पर संगीत के लिए बुलाना बहुत मुश्किल था। तो जिस तबके के लोगों को उस समय गाने के लिए बुलाया जाता था, वो सारे तबके बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं माने जाते थे उन दिनों, तो उन्हें बड़े नीचे नज़र से देखा जाता था। तो वही लोग परफॉर्म करते थे सारे के सारे रेडियो पर। इसीलिए कहा जाता था कि ऐसा मीडियम नहीं है जिसको घर पे बैठ के सब लोग सुने। तो किस में कौन गा रही हैं, देखो ये गा रही हैं, वो गा रही हैं, और अपमानजनक तरीके से उनको बोला जाता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूज़िक आने लगा, क्लासिकल म्यूज़िक आने लगा और लोगों ने गाना वहाँ पे मंजूर किया, बहुत लोगों ने जोर लगाया, ताकत लगाई इसलिए कि क्लासिकल म्यूजिशियंस आके रेडियो पर गाएं, वो होने लगा तो रेडियो को रिस्पेक्टेबिलिटी आने लगी। जहाँ तक रही फिल्मी गानों की बात, कि वो जो एक बैन लग गया था एक पीरियड के लिए कि फिल्मी गाने रेडियो पर नहीं चलेंगे क्योंकि ये शुद्ध क्लासिकल नहीं है। वो एक मंत्री जी थे, उनके कहते हुए होते हुए वो बैन लगा था। बिना का गीतमाला शुरू हुई, उसके बाद वो सिवा का गीतमाला हुई और वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि भारत के सब लोग वहीं पे सुनने लगे। लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे में ही होती थी, हिंदुस्तानी इंसान करता था, हिंदुस्तान में रिकॉर्डिंग होती थी और अमीन सयानी साहब रिकॉर्डिंग करते थे, हामिद सयानी साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके जो बड़े भाई हैं उस प्रोग्राम के, और बॉम्बे में वो रिकॉर्ड होता था, ब्रॉडकास्ट वहाँ से होता था। तब बहुत लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये क्या तरीका हुआ, हमारे ही लोग हमारे देश में ब्रॉडकास्ट करके सारा रेवेन्यू श्रीलंका को दे रहे हैं और लिसनरशिप दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो हमें भी ये कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। तब वो वापस भारत में आया और शुरू हुआ। कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिकॉज उस समय कोई ऐसा एड रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त नहीं था कि उसके आने से कोई बहुत बड़ी बात रेडियो की इकोनॉमिक्स में कोई फ़र्क पड़ा हो, लेकिन डेफिनेटली लिसनरशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ एक गलत शब्द थोड़ी ना है, हम इसे कॉम्प्रोमाइज़ शब्द नहीं लेके कहते, हम कहते हैं कि जो पुराना गलत निर्णय था उसका रिवर्सल हो गया। तो आज की डेट में अगर रेडियो को रेलेवेंट रहना है, कॉन्वर्सेशंस का पार्ट रहना है, तो फिर
क्या करना पड़ेगा? वुड रेडियो हैव टू री इन्वेंट इटसेल्फ, या फिर आपको लगता है कि जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे? नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि रेडियो जिंदा है कि नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रूवन फैक्ट that nearly 78% of the population of our country listens to radio. तो रेडियो तो लोग सुन रहे हैं, however relevance के लिए क्या करना ज़रूरी है? रेडियो को, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेडियो अकेला एक रेडियो सेट और उसको लेके बैठे हैं और उस पर गाने सुन रहे हैं, ऐसा आज कहीं नहीं होता। सिर्फ आपका होता है तो वो आप गाड़ी चलाते हैं उस समय आपके पास होता है, और किसी टाइम पर आप इस तरह रेडियो नहीं सुनते। तो रेडियो को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, और रेडियो अडेप्ट कर रहा है। मैं आकाशवाणी की बात बोलूं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ न्यूज़ ऑन एयर ऐप। वो ऐप ऐसा है जिसमें भारत में क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, इवन साउथ अफ्रीका के जंगलों में बैठे हुए, अफ्रीका के जंगलों में बैठे हुए, आप अपना पसंदीदा भारतीय रेडियो स्टेशन स्टीरियोफोनिक क्वालिटी में मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं। देखिए ऐप है ना, तो ऐप से आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा ब्रॉडकास्ट कहाँ सुना जा रहा है, किस एज ग्रुप के लोग सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, आपको एनालिसिस मिल जाती है और अपना प्रोग्राम आप ट्वीक कर सकते हैं। तो जब इन्होंने इसकी एनालिसिस की इस ऐप पर विविध भारती की, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा लिसनरशिप भारत के बाहर विविध भारती की स्पेन में थी। तो जैसे आपको अचंभा हुआ था सुन के, वैसा ही मुझे हुआ था, और वैसा ही उन लोगों को हुआ जिन्होंने वो डेटा पहली बार एनालाइज किया। तब उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि स्पेन में ऐसा क्या है कि हिंदी गाने सुने जाते हैं। तो पता चला कि वहाँ टोमेटो हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत आसानी से वीसा दिए जाते हैं बच्चों को यहाँ से जाके वहाँ मेहनत करने के लिए। तो पंजाब हरियाणा के बहुत सारे बच्चे या नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बच्चे वहाँ टोमेटो हार्वेस्टिंग की नौकरी करने के लिए 3 महीने के लिए जाते हैं। और उन 3 महीनों में ना तो उनको वो खाना पसंद आता है, ना उनको कोई जान पहचान होती है, ना उनको वो भाषा आती है, बहुत होमसिक महसूस करते हैं। उनको जिंदा रखता है ऑल इंडिया रेडियो, बिकॉज वो वहाँ अपने अपने मोबाइल्स पे विविध भारती पे गाने सुनते हैं। कितना ज़बरदस्त कनेक्ट है देखिए, मतलब कहाँ हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कहाँ जाकर वो सुने जा रहे हैं, और उनके मनोबल पर उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। उससे एक और रेलेवेंट बात, मुझे जिन्होंने वो ऐप के बारे में बहुत सारा काम किया, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि आप इमेजिन कीजिए कि केरला का सोल्जर है और वो गलवान पास के पास कहीं बैठा है, डिप्रेसिंग कंडीशंस में, वहाँ पे ठंड भी बहुत है, खाने को नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, वो अकेला खड़ा है, और वहाँ पर अगर वो अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने गांव का या डिस्ट्रिक्ट का रेडियो स्टेशन और वहाँ की बोट रेस की कमेंट्री सुनता है, तो उसके मोरल में कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इट्स एक्चुअली नेशन बिल्डिंग, कितना बड़ा काम रेडियो कर रहा है। So actually that is the feeling which we are trying to establish through Off Air Originals, and I would love to make you our mascot, ambassador. तो जब मन करेगा आपको हम बुला लेंगे, लेकिन अभी ये शो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। So I'm going to ask you some questions जल्दी जल्दी, और आपको आंसर्स देने होंगे जल्दी जल्दी। रेडी? ओके, रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको दोबारा से चूज़ करना होगा तो आप क्या चूज़ करेंगे? आपकी बहुत ही फेमस किताब राम के पथ पर की नैरेटिव जर्नी, या फिर कोई नई किताब विच विल बी बेस्ड ऑन द राम मंदिर फियास्को कंट्रोवर्सी? राम के पथ की क्रिएटिव जर्नी, क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड बना और कुछ ओरिजिनल था जिसमें मैं भाग ले सका। वेरी वेल सेड। ओके, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पर्सनली क्या चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी? लता मंगेशकर फंडिंग अ पॉलिटिकल कैंपेन जैसा कि आपने बताया, या फिर आज की कोई सेलिब्रिटी एंडोर्सिंग अ सोशल कॉज? क्योंकि इन अ वे इट्स द सेम थिंग, राइट? लता मंगेशकर, when she was told the story of the plan to liberate Dadra and Nagar Haveli, actually cried. I cannot think of a celebrity who would genuinely shed tears on date for a cause. So who's superior? You take a call. If you have to choose one now, the classic Life Boy jingle or a viral Instagram reel? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। Now next question is personal because I know you are Maharashtrian और आपकी वाइफ पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता है, महाराष्ट्रियन या पंजाबी? पंजाबी बीवी की बनाई हुई महाराष्ट्रियन क्यूजीन। All right, and now we come to our last question, चित्रकूट या दिल्ली? हमेशा दिल्ली, बिकॉज दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका सिर्फ एक ही छटा नहीं है। इसमें इतिहास है, भूगोल है, माइथोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी लाइफ है, हर चीज़ दिल्ली में है। तो दिल्ली जैसी कोई जगह नहीं। मैं कंफर्म दिल्ली वाला हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती इस बात के लिए। और लोग अपोलोजेटिकली कहते हैं वो आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, दैट्स इट। Once a Delhiite, always a Delhiite. I totally agree with you. Thank you so much. It was absolutely wonderful. मतलब आपकी किताब पढ़ के इतना मज़ा नहीं आया जितना आपसे बात करके आया। Thank you so much, नीलेश जी।
Thanks a ton. Wonderful. Thank you so much, Nilesh, for taking out time. I know you're a very busy man, but आपने यहाँ आकर हमारे शो में 4 चांद लगा दिए हैं. Thank you. और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. You've been with us. लेकिन हम आपको हमें मिस करने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे. We'll be back very soon with another episode and another guest.